आज हम इसे कंटिन्यू करते हैं उसी के आगे जहां पर हमने पिछले लेक्चर में से ड्रॉप किया हुआ था, उसी के आगे इसे कंटिन्यू करते हैं। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण, और इसी पॉइंट पे गांधी जी चंपारण आए थे। तो ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। शुरुआत उन्होंने क्या करी? फैक्ट्स गेट करने की कोशिश करी। फैक्ट्स। तो पहले उन्होंने विजिट किया किसको? सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। ये करेक्टर याद रखिएगा कि सबसे पहले उन्होंने विजिट किया ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी को, क्योंकि प्रोफेशन तो आपको पता है गांधी जी का कि बैरिस्टर रहे। उनको ये पता था कि किससे बात करनी है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि मतलब हम ये सोचते हैं कि हम बात कर लें, बस हम बात कर लें, बट एक्चुअली किससे बात करनी है ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर गलत जगह पे डोर नॉक करोगे तो गलत ही चीजें बाहर आएंगी। तो उन्होंने लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी से कांटेक्ट किया। द सेक्रेटरी ने उसे बताया कि देखो मैं तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता हूं। सेक्रेटरी ने कहा कि मैं कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता हूं क्योंकि तुम क्या हो? आउटसाइडर। गांधी जी को उसने क्या बना दिया? आउटसाइडर बना दिया। तो जो गांधी जी ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा है कि मैं आउटसाइडर नहीं हूं, ठीक है, तो हालांकि उसने दिया नहीं, डिटेल दिया नहीं। गांधी जी ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से बात किया उन्होंने, और ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर कहाँ का था? वो तिरहुत डिवीजन का था। और इसी तिरहुत डिवीजन में चंपारण डिस्ट्रिक्ट एग्जिस्ट करता था। तिरहुत डिवीजन में ही चंपारण डिस्ट्रिक्ट एग्जिस्ट करता था, और उसके ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से बात किया। गांधी जी ने ऑफिशियल्स को टच करना, कांटेक्ट करना शुरू किया। द कमिश्नर ने क्या किया कि गांधी जी बताते हैं लुईस फिशर को कि कमिश्नर ने क्या किया? बुलिंग करना शुरू कर दिया, थ्रेटन, धमकी देना शुरू कर दिया, और मुझे सलाह दिया कि मैं तुरंत, फोर्थ विथ का मतलब एट वंस, और बुली का मतलब होता आपको पता ही है, थ्रेटन करना। तो उसने किस चीज की प्रोसीडिंग की? धमकाने की। और उसने कहा कि एट वंस क्या कर दो? क्या कर दो? लीव तिरहुत, तिरहुत डिवीजन को छोड़ दो, निकल जाओ यहां से। उसने धमकी दे दिया। तो गांधी जी वहां से लीव नहीं किए, बजाय इसके को मोतिहारी चले गए। मोतिहारी क्या है? चंपारण की कैपिटल है। वहां पहुंच गए। वहां बहुत सारे लॉयर्स उनके साथ साथ चलते रहे, बहुत सारे लॉयर्स जो है उनके साथ रहे। रेलवे स्टेशन पे क्या हुआ कि जब ये पहुंचे, कहाँ पहुंचे? मोतिहारी। तो मोतिहारी में थोड़ा सिचुएशन देखिए कैसी हो गई। ये वास्ट मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड मीन्स ग्रेट नंबर ऑफ, यानी बहुत बड़ी भीड़, यानी क्राउड आ गई वहां पे, बहुत बड़ा क्राउड आ गया, वास्ट मल्टीट्यूड। उसने वेलकम किया गांधी जी का। भीड़ जो है गांधी जी, भीड़ ने गांधी जी का वेलकम किया। और वहां से वो क्या किए कि एक हाउस में गए, और उसी हाउस को क्या बना लिया? हेडक्वार्टर्स यूज किया। उसी हाउस को उन्होंने हेडक्वार्टर्स के जैसे यूज किया। और क्या कंटिन्यू रखा? इन्वेस्टिगेशंस, डिटेल फाइंड आउट करना, फैक्ट फाइंड आउट करना। एक रिपोर्ट आई कि जो एक पीजेंट था और उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट हुआ? मॉल ट्रीटमेंट हुआ। एक रिपोर्ट महात्मा गांधी को मिली कि एक पीजेंट है, उसके साथ एक मॉल, मतलब उसके साथ मॉल ट्रीटमेंट हुआ। और वो जो पीजेंट है वो नियर बाई विलेज का है, पास के ही गांव का है वो। गांधी जी ने डिसाइड किया कि जाएंगे और मिलेंगे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो जब चलना शुरू किए तो एलिफेंट का यूज किया। एलिफेंट की बैक पे, पीठ पे जब चलने लगे, चढ़ के जाने लगे, तो हुआ है कि अभी ज्यादा दूर चले ही नहीं थे कि पुलिस सुपरिंटेंडेंट का जो मैसेंजर था उसने ओवरटेक किया, और महात्मा गांधी को उसने ऑर्डर दिया कि तुरंत क्या करिए? वापस टाउन लौट जाइए, टाउन वापस लौट जाइए। और फिर क्या हुआ कि उसने कहा वापस टाउन लौट चलिए। और कैसे लौट चलिए? ये एलिफेंट वगैरह छोड़िए, कैरेज, यानी जो गाड़ी है मेरी, इस पे वापस चलिए। तो गांधी जी कंप्लाइड,
तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। कंप्लाइड का मतलब होता है एक्सेप्ट करना। तो गांधी जी ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। तो जो मैसेंजर है वो ड्राइविंग करते हुए गांधी जी को घर ले आया और वहां उसने एक क्या कर दिया, एक ऑफिशियल नोटिस दे दी। क्या दे दी? ऑफिशियल नोटिस उसने दे दिया। ऑफिशियल नोटिस क्या थी? टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। तो ऑफिशियल नोटिस में लिखा था कि चंपारण तुरंत तुम छोड़ दो, क्विट कर दो, लीव कर दो। तो गांधी जी ने क्या साइन किया रिसीट पे कि नोटिस पे रोट ऑन इट कि ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। गांधी जी ने कहा कि मैं इस ऑर्डर को ही डिसओबे करता हूं, मैं नहीं जाऊंगा। मतलब समझिए आप कि गांधी जी ने उस ऑर्डर को डिसओबे कर दिया। और वो मैसेंजर किसका था? सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का था। तो छोटा मोटा अधिकारी का नोटिस तो नहीं था, एसपी का नोटिस था वो। कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ? गांधी जी को एक सम्मन रिसीव हुआ कि अब कहां पहुंचो, कोर्ट में आ जाओ। भाई क्योंकि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल, वो भी एसपी का ऑर्डर था जिसको इन्होंने ठुकराया, उसके पीछे लिख दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। तो गांधी जी को एक ऑफिशियल नोटिस मिली कि अब कोर्ट में आओ, अपीयर हो। मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। और उसके बाद क्या हुआ कि पूरी रात गांधी जी जागते रहे। गांधी जी जागते रहे क्यों? उन्होंने एक टेलीग्राम भी किया। टेलीग्राम किया किसको? राजेंद्र प्रसाद जी को, कि एक काम करो राजेंद्र प्रसाद जी, आप बिहार से आओ। कहां से आओ? बिहार से। और अकेले मत आना, इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स को भी लेके आना। ऐसे दोस्तों के लेके आओ जिनका प्रभाव पड़ता हो, जिनके आने पर असर पड़ता हो, ऐसे फ्रेंड्स लेके आओ अपना। और उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस भेजे आश्रम को भी। उन्होंने वायर किया, पहले के समय में टेलीग्राम चलता था, वायर जिसको बोलते हैं, वायर किया किसको? वॉइस रॉय को। गांधी जी हर काम बहुत ही ऑथेंटिक, लीगल, एक वैलिड वे में करते थे, क्योंकि उनको पता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो अंग्रेज हैं, वो हर चीज में उनको डॉक्यूमेंट चाहिए। तो गांधी जी बिल्कुल उन्हीं के तरीके से आगे बढ़ रहे थे कि ठीक है, हमारे पास वॉइस रॉय को इन्फॉर्म कर दिया। ठीक है। मॉर्निंग में हुआ क्या कि पूरा का पूरा मोतिहारी पीजेंट से पूरा भर गया, ब्लैक विथ पीजेंट्स। मतलब इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि क्या होता है, लिखा है कि वो पूरा का पूरा टाउन मोतिहारी पीजेंट से फुल ऑफ हो गया, भर गया। अब जितनी भीड़ आई थी, उनको महात्मा गांधी का रिकॉर्ड नहीं पता था। साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने जो काम किया था, साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। लेकिन उस समय तो सोशल मीडिया का तो जमाना था नहीं, कोई नेट इंटरनेट का जमाना तो था नहीं कि महात्मा गांधी ने साउथ में जो किया, साउथ वहाँ अफ्रीका में उसका तुरंत बहुत तेजी से स्प्रेड हो जाए वाइल्ड फायर की तरह। ऐसा कुछ नहीं था। तो लेकिन वो नहीं जानते थे, जो भीड़ आई थी, पूरा मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स हुआ था, वो समझिए कि उनको ये नहीं पता था गांधी जी का रिकॉर्ड क्या है। बस उनको एक चीज पता था, उन्होंने मेयरली यानी ओनली क्या सुना था कि एक महात्मा आया है और वो हमारी मदद करना चाहता है। उनको तो बस इतना पता था कि एक महात्मा आया है और वो हमारी मदद करना चाहता है। और वो आदमी जो महात्मा आया है, वो अथॉरिटीज जो है ना, ब्रिटिशर्स जो हैं, जो ब्रिटिश के ऑफिसर्स हैं, वो उस महात्मा के सामने प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। बस इतनी बात पता थी। और ये स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, वो भी कितने में? थाउजेंड्स में। तो ये जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, ये जो प्रदर्शन हुआ इतनी बड़ी भीड़ का, इसे कहीं से लाया नहीं गया था जबरदस्ती। ये स्पॉन्टेनियस में स्वैच्छिक, विलिंगली, मतलब वॉलंटियरली जिसको आप कह सकते हैं कि ये स्वैच्छिक था। अपने मन से वो विरोध कर मतलब आए थे प्रदर्शन के लिए, गांधी जी का साथ देने के लिए। तो अब ये चूंकि इतनी बड़ी भीड़ का डेमोन्स्ट्रेशन था, और कहाँ में? अराउंड द कोर्ट हाउस। तो जो कोर्ट हाउस थी, जो अदालत थी, उसके चारों तरफ से भीड़ ही भीड़ देखने के लिए मिली। और जब ऐसा हुआ तो ये कहा गया है कि ये जो स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन था, इसकी वैल्यू क्या थी? इसकी वैल्यू ये थी कि ये बिगनिंग थी किस चीज की? लिबरेशन की। किस चीज के लिबरेशन से? जो ये किसान पीजेंट्स डरते थे
डर से आजादी। पहले कभी इकट्ठा नहीं होते थे, इतने थाउजेंड्स मिल करके स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करते थे, आज कर रहे हैं, क्योंकि ये बिगनिंग है कि अब उन्होंने डरना बंद कर दिया है। ये डर से आजादी की शुरुआत थी, और यही तो चाहते थे। एक डरा हुआ इंसान क्या कर सकता है? जब तक अंदर डर है कैसे सक्सेस मिले? जब हर बात पे डर है, तो किसान डरा हुआ था, और महात्मा गांधी ने यही डर उनका दूर कर दिया। और आगे लिखा है, द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कॉपरेशन। तो जितने अधिकारी लोग थे, क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, भीड़ का कोई कुछ कर भी नहीं सकता, भीड़ है वो, तो मतलब ये हुआ कि जितने भी ऑफिशियल्स थे सब अपने आप को कैसा महसूस किए? पावरलेस। उन्होंने कहा मेरे पास पावर ही नहीं रह गई, और उनको लगा कि अगर गांधी जी कोऑपरेट नहीं किए, क्योंकि इस समय देखा जाए तो गांधी जी सेंट्रल फिगर थे, गांधी जी सेंट्रल फिगर थे, तो गांधी जी के बिना सहयोग के, कोऑपरेशन के पॉसिबिलिटी नहीं थी कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स इस मैटर को टैकल कर पाते। अब देखिए यहां पर गांधी जी ने क्या किया, और द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस। फिर आगे बता रहे हैं कि उन्होंने, गांधी जी ने मदद किया किसमें? भीड़ को कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में। भीड़ को उन्होंने कंट्रोल किया, रेगुलेट किया। और जब वो ये सब कर रहे थे तो उनका नेचर कैसा बना रहा? पोलाइट और फ्रेंडली बना रहा। और वो एक कंक्रीट प्रूफ दे रहे थे, महात्मा गांधी ब्रिटिश ऑफिशियल्स को एक कंक्रीट प्रूफ दे रहे थे, एक ठोस सबूत, एक सॉलिड प्रूफ दे रहे थे। क्या? देयर माइट। माइट मीन्स पावर, ताकत। देयर माइट यानी किसकी ताकत? अंग्रेजों की ताकत। अंग्रेजों की ताकत को इधर टू ड्रेडेड, अभी तक टिल नाउ क्या था? सब डरते थे उनकी ताकत से, और अनक्वेश्चन्ड थे, कोई सवाल नहीं खड़ा करता था। ब्रिटिशर्स से डरे रहते थे, ड्रेडेड थे, अनक्वेश्चन थे, मतलब उनकी ताकत पर कोई सवाल नहीं खड़ा करता था। ब्रिटिशर्स को बड़ा पावरफुल माना जाता था, लेकिन महात्मा गांधी थे कंक्रीट प्रूफ दे रहे थे कि अब वो तुम्हारी ताकत जो अभी तक क्या थी, जिससे लोग डरते थे, कोई सवाल नहीं खड़ा करते थे, अब क्या हो रहेगा? कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस, कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस। अब उसी ताकत को, जिससे पहले वो डरते थे, अनक्वेश्चनिंग था सारा माहौल, अब उस ताकत को चैलेंज किया जा सकता है। किसके द्वारा? बाय इंडियंस, इंडियंस के द्वारा। इसका मतलब कि डर से छुटकारा मिलने लगा था। गवर्नमेंट पूरी तरह चकरा गई, बैफेल्ड हो गई। बैफेल्ड मतलब परप्लेक्स्ड हो जाना, चकरा गई पूरी तरीके से, दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। तो जो उनका अपना प्रोसिक्यूटर था, गवर्नमेंट लॉयर था, उसने रिक्वेस्ट किया जजेस से, जज से, कि इस ट्रायल को रोक दिया जाए, पोस्टपोन कर दीजिए, ये जो ट्रायल चल रहा है इस इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया जाए। क्यों? अपेरेंटली मीन्स क्लियरली अथॉरिटीज जो थे उनके अंदर एक इच्छा थी कि इस मैटर को कंसल्ट किया जाए, किससे? सुपीरियर से। क्योंकि अगर कोई डिसीजन बाय द वे महात्मा गांधी के फेवर में नहीं गया तो इस समय भीड़ कुछ भी कर सकती है। तो उन्होंने कहा इसको पोस्टपोन किया जाए, और अपने सुपीरियर से बात किया जाए, अपने टॉप लेवल ऑफिसर से बात किया जाए। और जैसे जैसे वो लोग देर करने लगे तो गांधी जी ने प्रोटेस्ट कर दिया कि देर मत करिए, क्योंकि आप डिले कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, देर से मिला हुआ न्याय न्याय नहीं होता। तो गांधी जी ने कहा कि भाई देर क्यों कर रहे हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट उन्होंने पढ़ा, और प्लीडिंग गिल्टी, गिल्टी अपने आप को अपराधी मानते हुए, एक याचना करते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए कि स्टेटमेंट पढ़ा। ऐसा उन्होंने क्या पढ़ा कि अब वो बोर्ड पूछ सकता है आखिर वो उनकी क्या गिल्टी थी, वो तो मदद के लिए गए थे, तो उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट क्यों पढ़ा था?
लिखा है कि उन्होंने कहा कि देखिए मैं इन्वॉल्व था, किसमें इन्वॉल्व, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। अब महात्मा, ये भी अब ध्यान रखिए, बोर्ड कैसे पूछ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज क्या थी महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी के ड्यूटीज, ड्यूटीज मीन्स कर्तव्यों, एक ड्यूटी नहीं, मोर देन वन, और उसमें क्या हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, स्ट्रगल हो रहा है। क्या है, पहला ये है कि वन हैंड अगर देखें तो नॉट टू सेट अ बैड एग्जांपल एज अ लॉ ब्रेकर, क्योंकि इस समय महात्मा गांधी को ब्रिटिश ऑफिशियल्स एक लॉ ब्रेकर के तौर पे देख रहे हैं कि आप कानून तोड़ रहे हैं, क्योंकि जो प्लांटर्स के रूल्स हैं, शेयर क्रॉपर के रूल्स बने हैं जो इंडिगो के, महात्मा गांधी उसी के अगेंस्ट खड़े हुए थे। ये गलत रूल है, ये इनजस्टिस है, सही नहीं है ये। तो जो नियम ब्रिटिशर्स ने बनाए उसके खिलाफ खड़े हो गए। तो नियम के खिलाफ खड़े होना गवर्नमेंट के माना जाता है कि लॉ ब्रेकर इंसान। जैसे अभी हम आप गवर्नमेंट कोई रूल बनाए तो उसके अगेंस्ट हम खड़े हो जाएं तो कहे जाएंगे कि हम लोग लॉ ब्रेकर हैं। अब भले ही वो लॉ खराब हो, इस वजह से हमें तोड़ना पड़ा, लेकिन वो गवर्नमेंट का लॉ है, तो गवर्नमेंट तो अपने नजरिए से हमें लॉ ब्रेकर के तौर पे ही तो देखेगी, क्योंकि उसका अपना बनाया हुआ लॉ है। तो महात्मा गांधी ने कहा देखिए मैं एक बैड एग्जांपल सेट नहीं करना चाहता, किसका, लॉ, लॉ ब्रेकर का। और दूसरी तरफ अगर देखें तो मैं क्या देना चाहता हूं, क्या सर्विस देना चाहता हूं एज ए ह्यूमैनिटेरियन, ऐसी सर्विस जिसमें मानवता हो, दया हो, और साथ साथ नेशनल सर्विस, राष्ट्र की सेवा जिसमें दयालुता हो, मानवता हो, उसको देना चाहता हूं। तो जब मैं मानवता और दयालुता से भरी हुई सेवा, राष्ट्र सेवा करना चाहता हूं, तो मैं लॉ ब्रेकर बन जाता हूं। जबकि मैं लॉ ब्रेकर बनना नहीं चाहता, लेकिन मुझे अपने देश की, राष्ट्र की सेवा करनी है, तो लॉ टूट रहा है। तो उन्होंने कहा इतना, फॉर विच ही हैड कम, इसी वजह से वहां है। तो उन्होंने कहा ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लिव, और यही रीजन है कि उन्होंने जो यहां से मुझे जाने के लिए ऑर्डर मिला था, मैंने उसे डिसरिगार्ड किया, उसकी इज्जत नहीं। रिगार्ड में सम्मान होता है, तो वो डिसरिगार्ड में मैंने उसकी इज्जत नहीं की। और नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, ऐसा नहीं था। ये जो लॉफुल अथॉरिटी है, यानी जो कानून की जो अधिकारी अथॉरिटी है, राइट्स है, इनके खिलाफ मेरे मन में कोई ऐसा ऐसा नहीं कि मैं इनका रेस्पेक्ट नहीं करता। आई डू रेस्पेक्ट, बट एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि मैं नेशनल सर्विस देना चाहता हूं, और जब मैं नेशनल सर्विस देना चाहता हूं तो लॉ टूट जा रहा है, लॉ ब्रेक हो जा रहा है। तो बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, और क्योंकि जो आपका बनाया हुआ लॉ है उससे ऊपर एक लॉ है, और वो लॉ है वॉइस ऑफ कंसाइंस, मतलब अंतरात्मा की आवाज, जहां ईश्वर है, आत्मा की आवाज। उस आवाज को मैं, उसी आवाज को सुनते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं। यानी मेरी मेरी आत्मा, मेरी अंतरात्मा उससे कह रही है कि देश की सेवा करो, देश की सेवा के लिए मैं बढ़ रहा हूं। तो अपने देश की सेवा करने के लिए जो मैं आगे बढ़ रहा हूं, और उसी को मैंने चुना भी है, और ऐसा करने में लॉ टूटा है। तो जो लॉ टूटा है उसके लिए मुझे आप क्या करिए, कि आज द पेनाल्टी ड्यू। उन्होंने कहा कि जो भी पेनाल्टी ड्यू है आप उसे मुझे दे दीजिए, जो भी आपको पनिशमेंट देना है आप मुझे दे दीजिए। अब इन्होंने इतना आगे बताया, द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड। अब मजिस्ट्रेट कम नहीं था, तो मजिस्ट्रेट क्या कहते हैं पता है, कि ही वुड नॉट प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर। तो उसने कहा कि ही वुड प्रोनाउंस, उसने कहा कि वो डिक्लेयर क्या करेगा, सेंटेंस माने पनिशमेंट, सेंटेंस माने पनिशमेंट। तो ये जो पेनाल्टी है, पनिशमेंट है, वो कब प्रोनाउंस करेगा, 2 घंटे, रेसेस मीन्स इंटरवल के बाद, गैप के बाद। आपके स्कूल वगैरह में रेसेस होता है ना, तो 2 घंटे की रेसेस के बाद मैं प्रोनाउंस करूंगा सेंटेंस को। ये बात जज ने कही, मजिस्ट्रेट ने कही, और गांधी जी से कहा कि एक काम करो, ये जो 2 घंटे यानी 120
मिनट्स हैं, इसी बीच में तुम अपनी बेल यानी अपनी जमानत को फर्निश करोगे, मतलब टू फर्निश बेल फॉर दोज 20। ये 2 घंटे के लिए जमानत अपनी दो क्योंकि ये 2 घंटे के लिए तुम कहीं भी जा सकते हो, दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसी जमानत दो कि तुम कहीं जाओ ना, क्योंकि तुम इस समय क्या हो, तुम क्रिमिनल हो। तो इस बात पे गांधी जी को गुस्सा आया और उन्होंने मना कर दिया कि मैं जमानत नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि अभी कोर्ट में केस की हियरिंग भी नहीं हुई है, आपने जजमेंट भी नहीं दिया, तो मैं कैसे क्रिमिनल कैसे प्रोनाउंस्ड हो जाऊंगा। तो उन्होंने मना कर दिया और बाद में जज ने रिलीज कर दिया उनको कि ठीक है, बिना जमानत के ही तुम इधर उधर जा सकते हो, 2 घंटे के बाद मैं जजमेंट दे दूंगा। जब कोर्ट फिर से रिकन्वेंट हुई, रिकन्वेंट का मतलब रिज्यूम्ड हुई, तो जज ने कहा कि अब वो जजमेंट डिलीवर नहीं करेंगे। और कब तक नहीं करेंगे? काफी दिनों तक नहीं करेंगे। मीनवाइल इसी बीच उन्होंने गांधी जी को लिबर्टी पर रहने के लिए अलाउ कर दिया कि गांधी जी से कहा कि ठीक है, तुम आजादी में रह सकते हो, फ्रीडम में रह सकते हो, लेकिन मैं कोर्ट का जजमेंट कई दिनों तक नहीं दूंगा। अब जब ये सारी बातें आ गई तो अब तो मामला हुआ राजेंद्र प्रसाद। अब मैंने आपसे कहा था ना कि इसमें कई ऐसे कैरेक्टर्स आएंगे और काफी कैरेक्टर्स आएंगे, इसको ध्यान में रखना। तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मसरुल हक और भी कई प्रोमिनेंट बड़े ही प्रोमिनेंट यानी जिन बहुत ही इंफ्लुएंशियल, बड़े प्रभावशाली लॉयर्स थे। अब ये आ गए बिहार से, इनको महात्मा गांधी ने बुलवाया हुआ था। राजेंद्र प्रसाद जी आए और अपने साथ साथ कई इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स को भी लाए। तो दे कन्फर्ड गांधी जी। अब उन्होंने कन्फर्ड विद किया यानी कंसल्टेशन किया गांधी जी से, सलाह मशविरा किया कि अगर महात्मा जी, अगर आपको सेंटेंस्ड हो गए, आप पनिश्ड हो गए, आपको सजा मिल गई और आप जेल चले गए, आपको जेल की सजा हो गई, तो हम लोग करेंगे क्या? क्योंकि हम लोग तो आए हैं। और अगर आपको पनिशमेंट हो गया, अगर आपको पनिशमेंट कर दिया गया, तो फिर हम लोग करेंगे। तो गांधी जी ने पूछा क्यों? द सीनियर रिप्लाइड ने कहा कि देखिए, हम लोग सिर्फ आपको सलाह देने के लिए आए थे। लॉयर्स ने कहा कि हम आपको सिर्फ सलाह देने के लिए आए थे और आपकी मदद के लिए आए थे, और अगर आप ही जेल चले गए तो कोई ऐसा व्यक्ति थोड़ी बचेगा जिसको मैं सलाह दूंगा या जिसकी मदद करूंगा, तो हम लोग भी घर चले जाएंगे। हम तो आपको सलाह देने, आपकी मदद करने आए थे, और आप ही को अगर जेल हो गई तो हम क्यों यहाँ रहेंगे, हम लोग भी निकल जाएंगे। तो गांधी जी ने एक सवाल खड़ा किया कि शेयर क्रॉपर्स को जो इनजस्टिस हो रही है उसके बारे में क्या है? शेयर क्रॉपर को जो इनजस्टिस, उनके प्रति अन्याय हो रहा है, उसके बारे में कुछ सोचा है? गांधी जी ने डिमांड किया। अब लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट। अब ये गए, विड्रू मींस बेंड बैक, कहाँ के लिए गए? कंसल्ट के लिए गए। अब आपस में बातचीत करने गए कि बात तो सही है, मेन मुद्दा तो शेयर क्रॉपर का है। तो जब वो गए तो राजेंद्र प्रसाद बाद में आए और उन्होंने क्या दिया? अब शॉर्ट मींस कंक्लूजन दिया, रिकॉर्ड। तो क्या रिजल्ट दिया कि जो कंसल्टेशन हम सारे लॉयर्स ने आपस में मिलकर के करी है, सारे लॉयर्स आपस में वापस जाकर के जो कुछ भी इन्होंने किया, तो उसका अपशॉर्ट क्या रहा? अपशॉर्ट मींस कंक्लूजन। उसका कंक्लूजन क्या रहा? तो राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि उसका कंक्लूजन ये रहा कि गांधी जी टोटली एक अजनबी हैं और फिर भी वो जेल जाने के लिए तैयार हैं। वो भी किसके वास्ते? फॉर द सेक ऑफ पीजेंट्स। पीजेंट्स के वास्ते, पीजेंट के लिए, किसानों के लिए एक अजनबी व्यक्ति जिसका किसानों से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई संबंध नहीं है, और वो व्यक्ति जाने के लिए जेल तैयार है। तो दूसरी तरफ हम सब उन्हीं के एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट यानी जो किसान उनके जिले से सटे हुए हैं, हम लोग उन्हीं के बगल के जिले के हैं, यानी उसके बगल के ही रहने वाले हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने क्लेमिंग भी किया, ये वही लॉयर है जिन्होंने क्या दावा किया था कि सर्विस देंगे। किसको? किसानों को दावा करते थे कि आपको हम सर्विस देंगे, आपके लिए लड़ेंगे। अगर ऐसा लिखा है कि बट ऑल्सो दोज, हाँ, शुड गो होम, अगर हम लोग चले गए
तो ये क्या होगा, एक शेमफुल डिसर्शन होगा, एक ऐसा त्याग होगा। डिसर्शन में किसी को छोड़ देना, डिसर्ट, तो ये बहुत ही बड़ा डिसर्शन होगा, एक ऐसा डिजर्ट होगा, छोड़ देना होगा, वो बड़ा ही शर्मिंदगी वाला त्याग होगा। एक अजनबी व्यक्ति आता है जिसका कोई कनेक्शन रिलेशन नहीं है और वो किसानों के लिए जेल चला जाता है। हम सब लोग कहते हैं कि किसान से तुम्हें सर्विस देंगे, तुम्हारी मदद करेंगे, और साथ साथ हम लोग तो इनके बगल जिले के भी हैं, फिर भी हम लोग अगर छोड़ दिए ना तो बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात होगी। तो इन लोगों ने कम से कम मोरली देखा जाए तो सही सोचा, और शायद सही सोचा इसीलिए तो आगे चल के इतने अच्छे इंडिया का फॉर्मेशन करने की कोशिश किया इन लोगों ने, राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी जी एंड टोल्ड हिम, उसी के अकॉर्डिंग वो गांधी जी के पास गए और उन्होंने क्या कहा गांधी जी से कहा कि हम आपको, अब यहीं से याद रखिएगा क्योंकि अब बोर्ड का क्वेश्चन फिर आएगा। तो जब गांधी जी के पास गए और बोले कि देखिए हम आपको जेल में भी फॉलो करने के लिए तैयार, हम आपको जेल में भी फॉलो करने के लिए तैयार है। तो अब इसी पे पूछा गया कि ये लाइन जो है, ध्यान से देखिएगा, ये लाइन, द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, पूछा गया महात्मा गांधी ने ये लाइन क्यों, स्टेटमेंट क्यों दिया कि चंपारण का जो बैटल है वो जीत लिया गया, अब हम चंपारण के बैटल को जीत गए। अब ये गांधी जी ने क्यों बोला, रीजन यही था कि गांधी जी ने देखा सब यूनाइटेड हो गए और सबकी सोच सही जगह पे चली गई और सब यूनाइटेड होकर के एक पर्टिकुलर बैटल के लिए साथ खड़े हो गए हैं, लड़ेंगे। तो महात्मा गांधी ने कहा कि अब जीत हो गई, अब चंपारण का बैटल हम लोगों ने जीत लिया है। और फिर उन्होंने एक पीस ऑफ पेपर लिया और उन्होंने ग्रुप बनाया, ग्रुप को पेयर में डिवाइड किया, डिवाइड करके उसमें लिखा, ऑर्डर बनाया, एक सीक्वेंस बनाया कि कैसे कैसे लोगों को कोर्ट अरेस्ट कराना है, कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी कैसे, पहले ये ग्रुप अपने आप को कोर्ट अरेस्ट करेगा। महात्मा गांधी ने सिविल डिसओबीडियंस दिया था, डिसओबीडियंस तो समझ में आता है ना, लेकिन सिविल डिसओबीडियंस, किसी चीज को मना करना लेकिन सभ्यता से मना करना। इसीलिए अंग्रेज बड़े परेशान हो जाते थे क्योंकि महात्मा गांधी लड़ते नहीं थे, मतलब नॉन वायलेंस था उनका, तो वो लड़ते थोड़ी ना थे, वो सिर्फ कहते थे सर हो नहीं पाएगा, बड़े प्यार से बोलते थे सर हो नहीं पाएगा, न मार करना न गुस्सा दिलाना। तो जैसे सिविल डिसोबीडियंस काम करता है, अकड़ो मत, प्यार से बातें रखो कि हो ही नहीं पाएगा। तो ये इन्होंने कहा कुछ लड़ो उड़ो मत, वायलेंस नहीं करना है, नॉन वायलेंस में रहना है, और करना क्या है, पेयर बनता जाएगा, बना। और उन्होंने कहा कि ये पेयर जो है एक एक करके ये लोग कोर्ट अरेस्ट करेंगे, मतलब इनको गिरफ्तारी देनी है, आएंगे लोग पकड़ के ले जाओ, जेल भरो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम शेयर क्रॉपर का साथ देंगे। तो कई दिनों बाद गांधी जी ने एक रिटन कम्युनिकेशन रिसीव किया मजिस्ट्रेट से, इन्फॉर्मिंग कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ प्रोविंस, तो जो वहां के स्टेट के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि केस टू बी ड्रॉप्ड। आप देखिए, देख रहे हैं आप, केस टू बी ड्रॉप्ड। लेफ्टिनेंट गवर्नर उस प्रोविंस के कहते हैं कि ये ऑर्डर है कि जो ये केस चल रहा है कोर्ट में, इसे ड्रॉप कर दिया जाए, इसे हटा दिया जाए। और सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। सिविल डिसओबीडियंस पहली बार, इसीलिए कहा जाता है कि ये चैप्टर महात्मा गांधी जी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग, उनकी लाइफ के लिए भी टर्निंग पॉइंट रहा है, क्योंकि सिविल डिसओबीडियंस पहली बार नर्चर, प्रॉस्परस, फ्लरिश होती हुई नजर आई है इस इंडिगो इवेंट में, इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखना है। और क्या लिखा है यहाँ पे लुईस फिशर ने कि सिविल डिसओबीडियंस पहली बार मॉडर्न इंडिया में जीत गई, क्योंकि मॉडर्न इंडिया में सिविल डिसओबीडियंस मतलब इस तरीके की पुरानी फीलिंग्स हटी हुई थी, लेकिन वापस आई। गांधी जी एंड द लॉयर्स अब कहां के लिए बढ़े, अब उन्होंने क्या कंडक्ट किया, एक फार फ्लंग इंक्वायरी किया। इंक्वायरी कैसी, फार फ्लंग, एक्सटेंसिव, बहुत ही विस्तृत कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी उन्होंने किया, बहुत ही डीप लेवल की इंक्वायरी शुरू कर दिया। और एक इंक्वायरी जानते हैं कैसी रही है, ग्रेवियंसेस ऑफ द फार्मर्स, तो इनके जो कंप्लेंट्स थी,
इनके जो पेन रहे, इनके जो दर्द रहे, इनकी जो शिकायतें रही, उसको लेकर के रही। आप समझिए कि इनके जो जो भी इनकी शिकायतें रही, उसको लेकर के रही। समझ रहे हैं आप? और ये ग्रेवियंसेस रही इनकी। तो किसानों की जो परेशानियां, जो उनकी कंप्लेन्स, उनकी शिकायतें रही, उनको लेकर के एक फार फ्लंग इंक्वायरी हुई, एक बहुत बड़ी इंक्वायरी हुई। और डिपोजिशंस, डिपोजिशंस का मतलब होता है स्टेटमेंट्स। क्या होता है? स्टेटमेंट्स। अब यहां पर महात्मा गांधी के जितने, महात्मा गांधी और सारे लॉयर्स थे, इन्होंने स्टेटमेंट्स दर्ज किए लगभग 10,000 पीजेंट्स के, मतलब सबूतों का एक तरीके से हीप्स ऑफ पाइल्स ऑफ एविडेंस इन रिटन फॉर्म वर रिटन डाउन, एंड यहां नोट्स बनाए गए, अदर एविडेंसेस पे भी नोट्स बनाए गए, डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, सारे दस्तावेज इकट्ठे किए गए, और पूरा का पूरा एरिया थ्रॉब्ड कर गया, बीट, यानी जैसे हार्ट बीट करता है ना, पूरा का पूरा एरिया की धड़कनें बढ़ गई। इधर देखो क्या एक्टिविटी किसकी? इन्वेस्टिगेटर्स की। एंड वीमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और जबरदस्त, वीमेंट मींस स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स, लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ जोरदार विरोध शुरू हो गया, मतलब इनके खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया, विरोध शुरू हो गया। जून में गांधी जी को फिर बुलाया गया, और बुलाने वाले थे कौन? सर एडवर्ड गेट। और ये कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। इन्होंने गांधी जी को बुलाया कि भाई अब आ जाओ, क्योंकि इतना ज्यादा डीप लेवल पे तुम लोग आगे बढ़ रहे हो। तो महात्मा गांधी को उन्होंने कॉल किया, उन्होंने बुलाया। अब महात्मा गांधी जाने से पहले, महात्मा गांधी जाने से पहले किससे मिले? अपने लीडिंग एसोसिएट्स से मिले। लीडिंग एसोसिएट्स का मतलब क्या हुआ? जो उनके ऐसे फ्रेंड्स थे जो काफी फ्रंट पे थे, लीड थे, प्राइम थे, इंपॉर्टेंट थे, उनसे मिले, अपने लीडिंग एसोसिएट से मिले, अपने लीडिंग एसोसिएट से वो मिले, मतलब उनके जो बहुत ही प्राइम फिगर्स थे, दोस्त थे। अगेन, और उन्होंने एक फिर चार्ट, मतलब एक तरीके से चाकआउट किया, प्लान बनाया। और क्या प्लान बनाया? सिविल डिसोबीडियंस का। और उन्होंने कहा कि ये तब फॉलो कर देना जब मैं लौट के ना हूं, क्योंकि देखिए एक बात और है, ब्रिटिशर्स का कोई भरोसा नहीं था। गांधी जी अच्छी तरीके से जानते थे कि ये बुला रहे हैं, और बुलाने के बाद पता नहीं कौन सा नियम का आधा कानून लगा करके मुझे अंदर कर दे। तो महात्मा गांधी ने फिर से एक चार्ट बनाया, एक प्लान बनाया, और उस प्लान को बताया कि सिविल डिसोबीडियंस को कैसे फॉलो करना है, अगर मैं लौट के ना आया तो, मतलब अगर मुझे इन्होंने बंद कर दिया तो कैसे कैसे काम करने हैं। तो गांधी जी का बहुत ही प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यू हुआ, और एक नहीं हुआ, चार हुआ, सब याद रखिएगा। गांधी जी का 4 टाइम्स, वो भी काफी काफी ज्यादा लेंथ का, मतलब काफी ज्यादा टाइम का प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यू हुआ। इसे लाइटेनेंट भी बोलते हैं, लेफ्टिनेंट भी बोलते हैं, तो लेफ्टिनेंट भी बोलते हैं और लेफ्टिनेंट भी बोलते हैं। तो अमेरिकन है लेफ्टिनेंट, और ब्रिटिशर्स है लेफ्टिनेंट। तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ उनका 4 बार इंटरव्यू हुआ, काफी बड़ा। रिजल्ट में क्या हुआ कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसने क्या किया? अपॉइंटेड किया एक ऑफिशियल कमीशन को, कर दिया उसने, ऑफिशियल कमीशन अपॉइंट हो गया, भाई जांच करो इसकी। किसकी इंक्वायरी? इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की इंक्वायरी के लिए। सिचुएशन, हाँ, इन शेयर क्रॉपर्स सिचुएशन के लिए उसने एक ऑफिशियल कमीशन अपॉइंट कर दिया कि जाओ और शेयर क्रॉपर की सिचुएशन पता करो कि जो महात्मा गांधी कह रहे हैं, जो सबूत दे रहे हैं, क्या ये चीजें सही हैं या गलत हैं। उसके बाद क्या हुआ? द कमीशन जो था वो किससे बना हुआ था? मिलकर के लैंडलॉर्ड से, गवर्नमेंट ऑफिशियल से। तो सोचिए, जो गवर्नमेंट कमीशन बना, ऑफिशियल बना, उनमें कितने लोग थे? लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट अधिकारी थे, लेकिन गांधी जी अकेले सोल रिप्रेजेंटेटिव रहे किसके? पीजेंट्स के। किसानों की तरफ से अकेला लीड करने वाला कौन रहा? महात्मा गांधी जी थे। उन्होंने अकेले लीड करना किया उन्हें। गांधी जी चंपारण में, लिखा है कि गांधी जी चंपारण में शुरुआती दौर में, अगर आप देखें इनिशियल फेज में, तो अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 मंथ्स, मतलब लगातार 7 महीने, वो भी कंटिन्यूसली
इतने माह तक, इतने मंथ तक गांधी जी लगातार चंपारण में बने रहे। और फिर अगेन सेवरल शॉर्टर विजिट्स, आगे भी छोटी छोटी कई विजिट करी उन्होंने। और एक ऐसी विजिट जिन्होंने किस में अंडरटेकिंग किया था, यूं ही कैजुअली मीन्स यूं ही अंडरटेकिंग किया था, ऐसे ही यूं ही बीड़ा उठाया था, टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैसे? बस यूं ही नॉर्मली, और ये सोचते हुए कि ये इंट्रीटी है। ट्रीटी मीन्स रिक्वेस्ट, किसका? एक अनलेटर्ड पीजेंट का। अब आपको याद होना चाहिए एक अनलेटर्ड पीजेंट कौन है। बिल्कुल, राजकुमार शुक्ला, जो कि अनपढ़ था, अनलेटर्ड था वो। उसके आग्रह पर, उसके रिक्वेस्ट पे महात्मा गांधी ने यूं ही रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। सोचे से चल रहा हूं, नॉर्मली सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, बट सब कुछ क्या रहा उनकी लाइफ का, लिखा कि इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज, उनको लगा कि कुछ दिनों में चलेगा। लेकिन ये जो मैटर रहा, इसने महात्मा गांधी की लगभग 1 साल उनकी जिंदगी का, ऑक्युपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर, लगभग 1 साल उनकी जिंदगी का लग गया। उसने 1 साल, ये मैटर 1 साल महात्मा गांधी की जिंदगी का ले लिया। ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड हुई, तो जो ऑफिशियल इंक्वायरी थी उसने क्या क्या इकट्ठा किया? क्रसिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस, पहाड़ को भी कुचल देने वाले सबूतों, हाइपरबली है, एग्जैजरेशन है। तो इतने ज्यादा सबूत हुए, इकट्ठा हुए, किसके? प्लांटर्स, जो बाहर से आए हुए जो अंग्रेज थे उनके खिलाफ, कि जब देखा उन्होंने इतना मेरे खिलाफ इतने सबूत हैं, इतने एविडेंस है, दे एग्रीड, मान गए। इन प्रिंसिपल, मतलब सैद्धांतिक रूप से मान गए, लॉजिकली मान गए कि हाँ भैया मैं गलत हूं। बिकॉज crushing mountain of evidence against the big planters, when they sight, they accepted, they agreed, और कहा कि भाई मैं रिफंड कर दूंगा पैसा, मैं रिफंड कर दूंगा, मैं पैसा रिफंड कर दूंगा, जो भी है। लेकिन अगला सवाल फिर याद रखिएगा, फिर बोर्ड सवाल पूछा और आपको ध्यान में रखना है। लेकिन सवाल ये कि हाउ मच, कितना मुझे लौटाना है, कितना मुझे पे करना है? तो गांधी जी से उन्होंने पूछा। तो जितने भी प्लांटर्स थे वो सब थे, उन्होंने सोचा कि गांधी जी तो कहेंगे भाई पूरा का पूरा पैसा वापस करो। उन्होंने सोचा कि गांधी जी क्या कहेंगे, पूरा का पूरा पैसा वापस करो, बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा गांधी जी क्या डिमांड करेंगे, कि रीपेमेंट करेंगे, कि पूरा का पूरा पैसा वापस करो। और वो रीपेमेंट करो किसका? शेयर क्रॉपर का। और ये जो उन्होंने पैसा वसूला था, कैसा था पता है? इलीगली, इलीगली पैसा उन्होंने क्या किया था, लिया था। डिसीटफुली, यानी छल कपट से लिया था, यानी डिसऑनेस्टी से लिया। एक्सटॉर्टनियस, एक्सटॉर्शन, जैसे आप एक्सटॉर्शन मनी जानते हैं, वो सोलना, यानी गलत तरीके से पैसे को लेना फ्रॉम द शेयर क्रॉपर। और जो प्लांटर्स और जो लोग थे वो, उन्होंने कहा भाई देखिए हम आपको, महात्मा गांधी ने कितना कहा कि आप मुझे कितना लौटा दीजिए? 50%। सोचा कितना था उन लोगों ने कि महात्मा गांधी रीपेमेंट करेंगे पूरे के लिए, लेकिन महात्मा गांधी ने कितना मांगा? ये पूरा एपिसोड याद रखिएगा कि बोर्ड ने पूछा है कि महात्मा गांधी ने 25% पे ही डन क्यों कर दिया। तो उन्होंने लिखा है कि 50% महात्मा गांधी ने मांगा, लेकिन देयर ही सीम्ड एडमेंट, थोड़ा ऐसा लगा कि महात्मा गांधी अब जिद पकड़ेंगे। एडमेंट का मतलब थोड़ा स्टबर्न होंगे, जिद करेंगे, हट करेंगे कि नहीं इससे नीचे नहीं मानूंगा, 50% तो मुझे लेना ही लेना है। रेवरेंड जे.जेड हॉज ने लिखा है इस बात को कि ऐसा लगा कि महात्मा गांधी 50% पे जिद पकड़ेंगे। ब्रिटिश मिशनरी, ये रेवरेंड जे.जेड हॉज कौन है? एक ब्रिटिश मिशनरी है चंपारण में, क्योंकि उन्होंने इस एंटायर एपिसोड को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया था। रेवरेंड जे.जेड हॉज ने चंपारण में जो इंडिगो इवेंट हुआ था, एपिसोड हुआ था, एपिसोड में जो घटना घटी थी, इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया था। उनको लगा कि महात्मा गांधी मानेंगे नहीं, थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। तो हुआ कि प्लांटर्स को मौका नहीं देंगे महात्मा गांधी,
50% तो मांगेंगे ही, वो लेके रहेंगे। लेकिन जब प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, लेकिन जब यही प्लांटर्स ने कहा कि हम 25% की एक्सटेंट उस सीमा तक ऐसे वापस कर देंगे, तो जानते क्या हुआ? His amazement, Mr. Gandhi ji took him at his word. महात्मा गांधी ने उनके वर्ड को, उनकी जो सजेशन थे, उनकी जो प्रपोजल था, एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया। उन लोगों ने सोचा 100 मांगेंगे, बोला महात्मा गांधी मांगे कितना? 50। लेकिन उन लोगों ने 25% की बात करी, महात्मा गांधी ने कहा डन, आप 25% दे दो। अब बोर्ड ने सवाल किया क्यों, क्यों, आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो इस सेटलमेंट में लिखा था कि, और ये जो डेडलॉक था, जो इतना दिन से गतिरोध बना हुआ था, प्रॉब्लम खड़ी हुई थी, प्रोग्रेस रुका हुआ था, उसको तोड़ दिया गया, मतलब अब सब डन हो गया। ये सेटलमेंट जितने भी प्लांटर्स थे यूनानिमसली, यानी एक मत से, एक ओपिनियन से मान लिया गया, हाँ हम तैयार हैं, हम 25% दे देंगे, 25% दे देंगे। और क्या हुआ कि बाय द कमीशन गांधी जी ने एक्सप्लेन किया कि ये अमाउंट रिफंड जो है हुआ है 25%, ये लेस इंपॉर्टेंट है, ये लेस इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा मायने नहीं था कि 25% मिला। लोग तो सोचेंगे ना कि 25% पे गांधी जी क्यों मान रहे हैं। गांधी जी ने कहा ये 25% रिफंड लेस इंपॉर्टेंट है than the fact the landlords had been obliged to surrender part of their money and अब देखिए, उन गांधी जी ने कहा कि देखिए, एक तो अपना उन्होंने पैसा कुछ हद तक तो लौटाया ही, पैसा तो उन्होंने 25% लौटाया ही लौटाया, और साथ साथ क्या उन्होंने लौटाया? पार्ट ऑफ द ईयर प्रेस्टीज, मतलब उन्होंने अपनी सम्मान का भी एक हिस्सा वापस किया। आप समझे? आप पैसा तो उन्होंने थोड़ा बहुत दिया ही दिया, उसके बाद उन्होंने अपने सम्मान का एक पार्ट, यानी सम्मान भी आज उनका झुक गया। वो अंग्रेज जो कभी झुकते नहीं थे, आज एक इंडियन ने उनको अपने सामने झुका दिया। आज उनकी इज्जत भी कम हुई, क्योंकि कभी वो हारते थोड़ी ना थे, जिद्दी थे, हमेशा ताकत के बल पे, लॉजिक के बल पे, किसी न किसी डिसऑनेस्टी बेस से वो हमेशा जीतते थे। लेकिन महात्मा गांधी ने आज न केवल उनके पैसे का कुछ हिस्सा ले लिया, 25% ही सही, लेकिन उनकी प्रेस्टीज का भी कुछ हिस्सा महात्मा गांधी ने अपने फेवर में कर लिया। और लिखा है कि therefore as far as the peasants are concerned, और जहां तक किसानों का सवाल था, planters had behaved as lords above the law। तो ये जो प्लांटर्स थे अपने आप को हमेशा लॉ के ऊपर मानते थे। Now the peasants saw that they had rights and defenders। अब ये लाइन आप जानिए, अब पीजेंट्स ने क्या देखा? अब पीजेंट्स ने देखा कि उनके पास क्या है? राइट्स हैं, और सबसे बड़ी बात, उनको डिफेंड करने वाले, यानी उनको, उनके सेवियर भी हैं, उनको बचाने वाले भी हैं। और किसान ने क्या सीखा? करेज सीखा। यहीं पर आया साहस सीखा किसान ने, और यही तो महात्मा गांधी चाहते थे। और लिखा है कि इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन। गांधी जी को क्यों लाया गया चंपारण? राजकुमार शुक्ला क्यों गया? किसी ने ये क्यों कहा कि गांधी जी से मिलो? गांधी जी ने अपनी पोजीशन को साबित भी कर दिया कि क्यों गांधी जी मुझे बुलाया जाता है। गांधी जी, इस इवेंट ने गांधी जी के पोजीशन को लॉजिकली सच साबित किया कि गांधी जी सचमुच में एक अच्छे लीडर हैं, एक अच्छे निगोशिएटर हैं, एक अच्छे कन्विंसिंग आर्गुमेंट करने वाले लॉयर हैं। ये बात सच साबित हो गई, इस घटना ने साबित किया। और विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडन्ड, और कुछ ही साल के अंदर जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे वो अबंडन्ड देयर स्टेट्स, उन्होंने अपनी जमीनों को छोड़ दिया। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, और ये जमीनें किसको वापस चली गई? किसानों को फिर से वापस मिल गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर हो गई। तो काफी बड़ा लेक्चर हो रहा है स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है कि इसे रोकना चाहिए। ठीक है, इसका एक नेक्स्ट पार्ट कल परसों में फिर आपको मिल जाएगा, फिर आप इसे देखिएगा, समझिएगा। आज तक के जितना भी मैंने पढ़ा है इसको एक दो बार देख लीजिएगा। इसी में से बोर्ड पूछा है
और अगर आप प्रॉमिस है कि अगर आपने बढ़िया से पढ़ा है ना, तो आपको बहुत जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे ना, सब इन्हीं में से उठाया है बोर्ड ने। वो चाहे वैल्यू बेस्ड उठाएगा तो भी, जो भी मैंने चैप्टर के ड्यूरिंग लेक्चर दिया उसमें मतलब एक्सप्लेनेशन दिया, कुछ लॉजिकली समझाने की कोशिश करी, अगर आप बढ़िया से करेंगे तो आपको कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे चैप्टर से क्वेश्चन बहुत है और जहाँ जहाँ क्वेश्चन बन रहे हैं मैंने आपको बताए हैं। तो बढ़िया से तैयार करिएगा, इसका अगला पार्ट जल्दी ही आपके सामने फिर आएगा। तो पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, जल्दी ही आपसे मिलते हैं एक अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।